अब बात करते हैं आलमी हालात की। साल 1984 तक इंडिया में रहने वाले सिख इंडिया से आजादी के लिए एक बड़ी तहरीक चला रहे थे और इंडियन हुकूमत कुछ भी करके उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। आखिरकार इंदिरा गांधी ने इस मसले का हल निकालने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन पर अपने दस्तखत कर दिए। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार, जो 1 जून 1984 से 8 जून तक जारी रहा, जिसमें सिख गुरुद्वारे पर इंडियन आर्मी ने रेड की। ऐसी सिखलाई मैंने आमतौर पे फौज में भी नहीं देखी है। इतना जोर से फायर आया हमारे ऊपर कि तकरीबन 150 से 200 आदमी गिरे हुए थे और वाटर टैंक के ऊपर से बहुत ही भारी फायर हमारे ट्रुप्स के ऊपर खुला। इस रोशनदान दे विचों किस तरह साडे उत्ते फायर आ रहा सीगा, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਹੁਣੇ एक नमूना दिखाते हैं। इस ऑपरेशन में न सिर्फ 200 से 300 सिख मारे गए बल्कि इस गुरुद्वारे को भी काफी नुकसान पहुंचा। इस ऑपरेशन के बाद इंडिया में रहने वाले सिख अपनी हुकूमत से और ज्यादा बदजन हो गए। Anybody who has done any sacrilege to this holy place of the Sikhs, he was never allowed to live. And I am afraid very soon you will see that somebody somewhere will kill Mrs. Gandhi, her whole family. But Mrs. Gandhi could only accept philosophically only a few weeks ago. Well, I've lived with danger all my life and I think I've had a pretty full life and इस वाक़े के 4 महीने बाद इंदिरा गांधी एक बरतानवी अखबार को इंटरव्यू देने अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस से चलकर अपने अकबर रोड ऑफिस जा रही थी। ये 21 अक्टूबर 1984 का दिन था। जैसे ही वो अपने गेट से बाहर निकली तो एकदम उन पर गोलियों की बौछार हो गई और उन्हें कत्ल कर दिया गया। गोलियां मारने वाले प्राइम मिनिस्टर हाउस के ही 2 गार्ड्स थे जो गेट की रखवाली करते थे। ये दोनों गार्ड्स सिख थे। In the last few minutes, reports have come in that Mrs. Gandhi is dead. The shots were fired apparently by 2 of her own security guards as she was coming out of the residence this morning. Mrs. Gandhi had been receiving threats on her life ever since the army action against the Golden Temple in June. The age of Indira Gandhi is over. The woman who dominated Indian political life for more than 20 years was killed by her own Sikh bodyguards. India has once again been plunged into a political crisis. Mrs. Gandhi was 66. Her enemies were legion. Firers numbered in the hundreds of millions. इंदिरा गांधी इस हमले में हलाक हो गईं और इस पर सिखों ने बहुत जश्न मनाए। West London was perhaps predictable. Indeed, as church members handed out celebration sweets and let off fireworks, community leaders could hardly conceal their joy. We said that in June 1984 that we will kill her, and no one believed at that time. But now everyone in the whole world should take sex seriously. We have done it, we will do it again. इंदिरा गांधी के बाद उनके बेटे राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए। I, Rajiv Gandhi, Do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. पाकिस्तान की तरफ आएं तो इंदिरा गांधी के कत्ल से 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के रिटायर्ड जनरल फैज अली चिश्ती ने यह बयान दे दिया था कि पाकिस्तान अब एटम बॉम्ब बना सकता है और हमें अब सिर्फ डिलीवरी सिस्टम की जरूरत है। और अब दूसरी तरफ इंदिरा गांधी के कत्ल की रोशनी में इंडिया में गम और गुस्से की एक बड़ी लहर थी और इंडिया में इस इंटरव्यू को भी काफी उछाला गया। यहाँ तक कि यह भी कहा गया कि अब पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। मगर एक बार फिर अमेरिका ने इंडियन इंतजामिया को पैगाम भिजवाया
कि वो अपने गमो गुस्से को पाकिस्तान पर हमला करने का जवाज ना बनाए और साथ ही अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिचर्ड मर्फी ने पाकिस्तान को गारंटी भी दी कि इंडिया की तरफ से कोई शरारत नहीं होगी। खैर 3 नवंबर 1984 को इंदिरा गांधी के जनाजे पर जनरल जिया खुद इंडिया गए और इस जनाजे में शिरकत की। उसके बाद जनरल जिया ने इस दौरे का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान इंडिया कशीदगी भी कम करने की कोशिश की। 8 नवंबर 1984 को जनरल जिया ने इंडियन हुकूमत को कहा कि हम दोनों ममालिक को एक दूसरे के न्यूक्लियर प्रोग्राम से खतरा है, तो आए हम एक गैर जानिबदाराना कमीशन बनाते हैं जो दोनों ममालिक के न्यूक्लियर फैसिलिटीज का दौरा करे ताकि दोनों ममालिक में एतमाद का फुकदान दूर किया जा सके। उसके बाद यूनिलैटरली मैंने अपने तौर पर हिंदुस्तान से एक पैगंबर आए, हमने उनसे कहा कि देखिए आपको अगर हमारे एटमी सलाहियत के अंदर कोई शक व शुबात है तो आइए आपस में मुआहिदा कर लेते। मैं कहता हूं कि पाकिस्तान जो है वो एटमी तवानाई को सरासर अमन के प्रोग्राम के अंदर मसरफ में ला रहे हैं। आप ये कहते हैं कि जनाब हम तो बम बना रहे हैं, तो आइए आपस के अंदर हम एंटी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का दस्तखत कर लें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मुआहिदा कर लें कि भाई दोनों ममालिक की जितनी भी एटमी तंसीबात हैं वो ज्वाइंट इंस्पेक्शन करेंगे। हिंदुस्तान की टीम पाकिस्तान का करेगी, पाकिस्तान की टीम हिंदुस्तान का टीम करेगी। मगर इस मशवरे पर उस वक्त कोई खातिर खा पेशरफ्त नहीं की जा सकी। लेकिन इसके बाद अप्रैल 1985 में पाकिस्तानी सहाफ़ी मुशाहिद हुसैन ने नए इंडियन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी का इंटरव्यू लिया, जिसमें राजीव गांधी ने साफ जनरल जिया की ऑफर कबूल करने से इनकार कर दिया। और इसके कुछ अरसे बाद ही 2 मई 1985 को राजीव गांधी ने फिर एक पाकिस्तानी सहाफ़ी को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमें ये बात किसी भी हालत में काबिले कबूल नहीं है कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बने। दूसरी तरफ जनरल जिया ने एक बार फिर इसी साल में यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में मीटिंग में कहा कि इंडिया को चाहिए कि पाकिस्तान के साथ मिलकर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर साइन कर ले ताकि दोनों ममालिक को उसके बाद एक दूसरे से न्यूक्लियर हमले का खतरा खत्म हो जाए। मगर इंडिया की तरफ से इस बात का भी कोई जवाब नहीं आया। 1984-85 तक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत अहम मरहले पार कर चुका था और फिर 24 अक्टूबर 1985 को एक अहम खबर शाया हुई। ये खबर चाइना से आई थी, जिसमें लिखा हुआ था कि चाइना पाकिस्तान समेत कुछ और ममालिक के साथ न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में ताउन करेगा। मैं चीन गया, जो कुछ मैं चीन से ला सकता था लाया, यानी जो हमारी आज इंडिजनाइजेशन है, हमारा टैंक है, हमारा हवाई जहाज है, हमारे मिसाइल है, सब कुछ चीन की टेक्नोलॉजी की मरहून मिन्नत है। ये खबर इसलिए अहम थी कि इससे पहले चाइना ने कभी भी खुलकर ऐसी कोई बात नहीं की थी, बल्कि इससे 1 साल पहले ही जनवरी 1984 में ऐसा कोई भी कदम ना उठाने का ऑफिशियल बयानिया दिया था। लेकिन अब एकदम चाइना का मौक़िफ़ बदल गया था, यहाँ तक कि चाइनीज प्रेसिडेंट भी खुद पाकिस्तान तशरीफ लाए। ये खबर जब इंडिया पहुंची तो इंडिया को अपने दोनों अतराफ से न्यूक्लियर जारहियत का खतरा महसूस होना शुरू हो गया। इस खबर से कुछ अर्सा पहले ही जून 1985 में राजीव गांधी अमेरिका भी गए थे और इस दौरे में भी राजीव गांधी ने बयान दिया था कि इंडिया को अब दोनों अतराफ से न्यूक्लियर अटैक का खतरा महसूस होता है। That Pakistan does have a nuclear program, a nuclear weapon program, and this is causing us problems. It's difficult to say in exactly what stage of development that program is and how far into that program they are. Our information is that they are fairly advanced, which does raise the question of what is India going to do. As I have said on a number of occasions, we have to consider our security. And there is no question of allowing New Delhi, or for that matter, any other city in India, to be flattened out. मगर उस बार भी अमेरिका ने इंडिया की बात अनसुनी कर दी और इंडिया को यही कहा गया कि हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और मजबूत हो रहा है। इंडिया के इस इस्तराब को देखते हुए जनरल जिया ने इंडिया को पैगाम भिजवाया कि वो इंडिया आना चाहते हैं और फिर दिसंबर 1985 में वो इंडिया चले गए।
ये दौरा काफी खुशगवार गया और अपने इस दौरे में जनरल ज़िया और राजीव गांधी के दरमियान ये तय हुआ कि अब पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के न्यूक्लियर तंसीबात पर कोई हमला नहीं करेंगे। Well, we've taken the first step on that by this agreement not to attack our nuclear facilities, each other's nuclear facilities. इस वीडियो सीरीज में मैं हमारी कौमी तारीख का वो पहलू आपके सामने पेश कर रहा हूं जिसे देखकर आपको ये यकीन हो जाएगा कि 1970 से 2000 तक पाकिस्तान में होने वाले तमाम अहम वाकयात के पीछे दरअसल हमारा खुफिया न्यूक्लियर प्रोग्राम था। ये तारीख आपके गोशगुजार करने के लिए मैं पुराने असली अखबारात, इंटरव्यूज, तकारीर और CIA के असल खुफिया कागजात आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अफसोस है कि ऐसा पहले कभी नहीं किया गया। अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और बराहे करम बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए ताकि अगली किस्त आते ही आपको नोटिफिकेशन पहुंचाई जा सके।